नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प मुद्दे की गहराई में जाने वाले हैं। हम उस कूटनीतिक हलचल को डिकोड करेंगे जो हाल ही में भारत के नॉर्वे दौरे और उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर छिड़ी बहस से पैदा हुई है। देखा जाए तो ये पूरा मामला कूटनीति, पीआर और मीडिया के बीच के एक बहुत ही नाजुक संतुलन को सामने लाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद असरदार घटना से। इस विश्लेषण के अनुसार यही वो एक अकेला सवाल था जिसने इतनी बड़ी कूटनीतिक हलचल पैदा कर दी। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई तयशुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं था। नॉर्वे की एक पत्रकार ने दलान यानी हॉलवे में चलते चलते एक ऐसा बिना स्क्रिप्ट का सवाल पूछ लिया जिसकी उम्मीद किसी को थी ही नहीं। मतलब एक साधारण से सवाल ने एक विशाल प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया। चलिए इसे बारीकी से समझने के लिए घटनाओं की भौगोलिक टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। शुरुआत होती है स्वीडन के दौरे से, जहां सोर्स के मुताबिक ये देखा गया कि सवालों और मीडिया से एक निश्चित दूरी बनाई गई थी। इसके बाद बारी आती है नॉर्वे की, जिसे एक बड़ी पीआर जीत और पुरस्कारों के मंच के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन तभी ये अप्रत्याशित बाधा सामने आ गई। ये टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये उस माहौल को स्पष्ट करता है जिसमें वो सवाल पूछा गया था। देखिए, शुरुआत में सब कुछ एक बेहद सफल पीआर और कूटनीतिक मिशन जैसा लग रहा था। जरा सोचिए, 43 सालों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे गए थे। वहां उन्हें नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया और भारतीय प्रवासियों द्वारा एक विशाल और भव्य स्वागत भी हुआ। मतलब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट और योजना के अनुसार चल रहा था, जब तक कि वो अचानक रुकावट सामने नहीं आ गई। उस अनपेक्षित सवाल के बाद जो हुआ वो विश्लेषण के मुताबिक काफी गंभीर था। नॉर्वेजियन पत्रकार को एक भारी ऑनलाइन प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। बताया गया है कि आईटी सेल द्वारा उन्हें जमकर ट्रोल किया गया, उन्हें जासूस का टैग दे दिया गया और यहां तक कि जॉर्ज सोरोस की एजेंट होने का आरोप भी लगा दिया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि वो सिर्फ एक पत्रकार हैं, कोई जासूस नहीं। वीडियो में इस घटना की तुलना अतीत में विदेशी प्रेस जैसे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार के साथ हुए ऐसे ही विवादों से की गई है। अब सोर्स यहां एक बहुत ही तार्किक बात रखता है। उनका तर्क है कि स्थिति को शालीनता से संभालने के 3 बहुत ही आसान कूटनीतिक विकल्प मौजूद थे। पहला, पत्रकार को बुलाकर 10 मिनट का एक छोटा सा इंटरव्यू दे दिया जाता, या फिर दूसरा विकल्प, विदेश मंत्रालय यानी एमईए एक ऑफ कैमरा ब्रीफिंग आयोजित कर सकता था। और तीसरा तरीका तो सबसे सीधा था, इस पूरी घटना को चुपचाप नजरअंदाज कर दिया जाता। लेकिन ऐसा दावा किया गया है कि इन विकल्पों के बजाय टकराव और वृद्धि का रास्ता चुना गया। तो इसी टकराव वाले रास्ते पर चलते हुए विदेश मंत्रालय ने नॉर्वेजियन पत्रकारों के लिए एक ब्रीफिंग आयोजित की और इसे एक जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा गया। अब इस ब्रीफिंग में नॉर्वे की प्रेस ने 3 बहुत ही विशिष्ट और सीधे सवाल सामने रख दिए। पहला, क्या नॉर्वे भारत पर भरोसा कर सकता है? दूसरा, क्या भारत अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड पर कोई बयान देगा? और तीसरा, क्या प्रधानमंत्री भारतीय प्रेस के आलोचनात्मक सवालों का सामना करेंगे? और यहां जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है इस स्लाइड का डेटा। पूरे 13 मिनट इन 3 सीधे सवालों के जवाब में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने लगातार 13 मिनट तक चलने वाला एक लंबा मोनोलॉग यानी एकालाप दिया। मतलब एक ऐसा भाषण जिसमें पत्रकारों को बीच में बोलने या स्पष्टीकरण मांगने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। इस 13 मिनट के लंबे मोनोलॉग में राजदूत महोदय ने एक बहुत ही भावुक बचाव प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत के 5000 सालों के इतिहास, देश की ऐतिहासिक सहनशीलता और संवैधानिक आदर्शों का मजबूती से हवाला दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक ऐसा देश है जो विविधता को अपनाता है और जहां लोगों के मौलिक अधिकारों की गारंटी खुद संविधान देता है। खैर, ये विश्लेषण सिर्फ उस बयान तक सीमित नहीं रहता। सोर्स विदेश मंत्रालय के इस उच्च स्तरीय संवैधानिक बचाव की तुलना वर्तमान घरेलू वास्तविकताओं से करता है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मौलिक अधिकारों और अदालतों तक खुली पहुंच के दावे किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ देश के भीतर ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां राजनीतिक कैदी बिना ट्रायल शुरू हुए ही सालों साल जेलों में बंद रहते हैं और न्याय में भारी देरी होती है। ये विरोधाभास इस विश्लेषण का एक बहुत ही प्रमुख बिंदु है। इस तरह की तीखी प्रतिक्रिया के पीछे की मानसिकता को समझने के लिए सोर्स स्टेनोग्राफी शब्द का इस्तेमाल करता है। स्टेनोग्राफी यानी बस जो कहा जाए उसे ज्यों का त्यों लिख लेना या डिक्टेशन लेना बिना कोई सवाल किए। तर्क ये है कि कई भारतीय अधिकारी अब घरेलू मीडिया से इसी स्टेनोग्राफी के आदी हो चुके हैं और इसीलिए जब अचानक उनका सामना नॉर्वे की पत्रकारिता के कठोर और खोजी सवालों से हुआ तो वे हैरान रह गए।
और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि सोर्स के मुताबिक भारतीय मीडिया के परिदृश्य में समय के साथ कैसा बदलाव आया है। यहाँ अतीत और वर्तमान की पत्रकारिता की एक स्पष्ट तुलना की गई है। अतीत में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से टीवी पर भ्रष्टाचार के घोटालों को लेकर बेहद आक्रामक पूछताछ की जाती थी, और उसकी तुलना आज के परिदृश्य से की गई है, जहां वर्तमान प्रधानमंत्री से बिना स्क्रिप्ट वाले इंटरव्यू और सीधे आलोचनात्मक सवाल लगभग नदारद बताए जाते हैं। अब इस विश्लेषण में एक और दिलचस्प एंगल सामने आता है। राजनीतिक विपक्ष का इशारा इस दौरे के पीछे एक छिपे हुए वित्तीय मकसद की ओर भी है। बात यह है कि हाल ही में नॉर्वे के $2 ट्रिलियन के पेंशन फंड ने अडानी ग्रुप से अपना निवेश वापस ले लिया था, जिसे एक बड़े नुकसान के रूप में देखा गया। तो एक वैकल्पिक सिद्धांत ये भी पेश किया गया है कि इस कूटनीतिक यात्रा का एक अघोषित उद्देश्य शायद इस आर्थिक झटके से निपटना भी था। आइए अब जरा इस दिलचस्प डेटा पर गौर करते हैं। इसे इन्वर्टेड फ्रीडम गैप यानी उल्टा स्वतंत्रता अंतर कहा गया है। ये चार्ट क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारत में अधिकांश लोगों का मानना है कि उनके पास प्रेस की स्वतंत्रता है, जो कि काफी उच्च स्तर पर है, लेकिन बहुत कम लोग ये मानते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये डेटा इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि क्यों वर्तमान मीडिया नैरेटिव को इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। इसी नैरेटिव के निर्माण पर सोर्स का दावा है कि मुख्यधारा का घरेलू मीडिया आजकल एक डिस्ट्रैक्शन इंजन या ध्यान भटकाने वाली मशीन के रूप में काम कर रहा है। सीमा पार के रोमांस को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना देना या किसी सेलिब्रिटी की मौत पर 4 महीने तक लगातार कवरेज करना, और इस शोरगुल में गंभीर आर्थिक वास्तविकताओं को दबा दिया जाता है, जैसे कि यह तथ्य कि ग्लोबल टॉप 100 में अब एक भी भारतीय कंपनी नहीं बची है। और बात सिर्फ ध्यान भटकाने तक सीमित नहीं है। विश्लेषण में उन प्रणालीगत तरीकों का भी विवरण दिया गया है जिनका कथित तौर पर स्वतंत्र मीडिया की आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा प्रमुख मीडिया घरानों का अधिग्रहण करना, अनियंत्रित समाचार आउटलेट्स को बंद करना, और यहां तक कि स्वतंत्र डिजिटल क्रिएटर्स को कंट्रोल करने के लिए डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल जैसे नए नियम लाना, ये सब उसी का हिस्सा बताया गया है। और इन सभी बातों का असर ठोस डेटा में भी देखने को मिलता है। इस पूरी चर्चा को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के कड़े आंकड़ों के साथ जोड़ा गया है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक 157वीं है। ये न केवल वैश्विक स्तर पर काफी नीचे है, बल्कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे कई पड़ोसी देशों से भी पीछे है। ये आंकड़ा इस दलील को मजबूती देता है कि प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति पर गंभीरता से विचार करना क्यों जरूरी है। तो यहां सबसे अहम बात क्या है? सोर्स के अनुसार मुख्य तर्क इस कथित विरोधाभास पर टिका है, जिसे पाखंड की आलोचना यानी हाइपोक्रेसी क्रिटिक कहा गया है। यह वह विरोधाभास है जहां एक ओर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की लोकतांत्रिक श्रेष्ठता और सहिष्णुता का शानदार पीआर किया जाता है, और दूसरी ओर घरेलू स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रेस की स्वतंत्रता को कमजोर करने का आरोप लगता है। अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे और विचारों तेजक सवाल पर आकर रुकता है। क्या राज्य का प्रोपेगेंडा और सावधानीपूर्वक गढ़ी गई पीआर छवि इतनी नाजुक है कि वो पत्रकारिता के बुनियादी स्तर पर पूछे गए एक भी बिना स्क्रिप्ट वाले सवाल का सामना नहीं कर सकती? इस सवाल पर विचार करना किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इन स्लाइड्स के माध्यम से इस जटिल विषय को समझने में मदद मिली होगी।